अब बात करते हैं सेक्युलर में सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1947 although the words secular state were not expressly mentioned in the constitution, पहले नहीं था ये कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड to establish such a state. Accordingly, Article 25 or 28 guaranteeing the fundamental right to freedom of religion. Article 25 और 28 क्या इंश्योर करते हैं? ये guaranteeing fundamental right to freedom of religion, हमें fundamental right दिया हुआ है ये। ठीक है, तो ये चीज़ इंश्योर करते हैं आर्टिकल 25 एंड 28। मेकर्स ने इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। एम्बॉडीज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एंड पॉजिटिव दिखना भी चाहिए कि हाँ हमारे देश में एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। ठीक है, ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि मतलब उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, कि वो मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में आते हैं, किस तरीके से आते हैं, इस सब को हटा के हमने सारे ही रिलीजन्स को सेम स्टेटस एंड सपोर्ट दिया है। ठीक है, अब आते हैं डेमोक्रेटिक पे। डेमोक्रेटिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे नेशन के लिए। डेमोक्रेटिक क्या होता है? बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवेनिटी। डेमोक्रेटिक मतलब कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, वो हम देखेंगे। दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। ठीक है, सुप्रीम पावर बाय द पीपल यानी कि जो आपका जो नेशन चल रहा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, इन शॉर्ट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ हम देखेंगे डिफरेंशिएशन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। अब आप मुझे एक बहुत ही सिंपल सा आंसर दो कि इंडिया में किस तरीके की डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। फटाफट आंसर कर दो। ठीक है, तब तक हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखते हैं हम सबसे पहले कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या आता है, किस तरीके से पॉइंट्स दिए हुए हैं। पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। ठीक है, पीपल जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम पावर की तरह रोल करते हैं। ठीक है, इन स्विट्ज़रलैंड, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। 4 डिवाइसेस ऑफ डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, जनसंग्रह, इनिशिएटिव शुरुआत करना, रिकॉल करना एंड प्लेबिसिट। ठीक है, ये 4 डिवाइसेस हैं या फिर मेथड्स हैं टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की जाए तो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक लॉज। ठीक है, तो इंडिया में आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कुछ उम्मीदवारों को चुनते हैं और वो बाद में सुप्रीम पावर बनते हैं और फिर वो गवर्नमेंट को रूल करते हैं एंड लॉज बनाते हैं हमारे लिए। ठीक है, ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको 2 काइंड्स मिलेंगे। पहला पार्लियामेंट्री, ये मैं पहली के चैप्टर्स में कवर करा चुकी हूँ कि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो देख लो, वहाँ से जाके बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से। ठीक है, कभी भूलोगे भी नहीं, ऐसा याद होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। अब इसके साथ एक और आंसर कि इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है या फिर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, ये जल्दी से बता दो। तो इंडिया में आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री democracy under which the executive is responsible to the legislature for its policies and action. Executive और legislature का भी डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो लॉज एंड पॉलिसीज़ और एक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले इन्हें बनाना बहुत ज़रूरी है। लॉज, पॉलिसीज़, एक्ट्स, तो इनको बनाता कौन है? इनको लेजिस्लेचर बनाते हैं। यानी कि लॉज, पॉलिसीज, एक्ट्स लेजिस्लेचर बनाते हैं और एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। ठीक है, और उन पे जजमेंट कौन देता है? जुडिशरी देती है। ठीक है, इजी। तो यहाँ पे क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिव पे, लेजिस्लेचर पे, उनके
पॉलिसीज और एक्शंस को लेके, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि आपकी वोटिंग एज, पीरियोडिक इलेक्शंस कब कब होने हैं, कितने कितने टाइम के बाद होने हैं, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। सो दीज आर द इंडियन पॉलिटी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डेमोक्रेटिक यूज्ड इन प्रीएम्बल एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब आप आगे चलते हैं। वैसे देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने एक स्पीच दी थी जिसमें काफ़ी सारी बातें उन्होंने बोली थी। तो उन्होंने कुछ ये कहा था कि ऑन 25 नवंबर 1949 इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने एक स्पीच दी, कहा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन्स? उन्होंने कहा इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। इनको क्या कहा, ये ट्रिनिटी माने जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट टर्म्स इन अ ट्रिनिटी, दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बोला जाता है किनको, इफ क्वेश्चन आता है यूनियन ऑफ ट्रिनिटी को लेकर, तो आपको पता होना चाहिए देयर इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, in the sense that to divorce one from the others is to defeat the very purpose of democracy। ये कुछ स्पीच दी थी BR अम्बेडकर जी ने जब उनसे ये सवाल पूछा गया 25 नवंबर 1949 को, ठीक है। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी, अलग नहीं है, लिबर्टी इक्वालिटी से ही आती है, इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम लिबर्टी, दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करती है, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डाइवोर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी, ठीक है। Equality, liberty would produce the supremacy of the few of the many. Equality without liberty would kill individual initiative. In short, इस पूरे पैरा में ये बोला गया है कि लिबर्टी काम करती है इक्वालिटी के साथ, इक्वालिटी काम करती है फ्रेटर्निटी के साथ, ठीक है। फ्रेटर्निटी काम करती है लिबर्टी के साथ एंड फ्रेटर्निटी काम करती है इक्वालिटी के साथ। मतलब ये तीनों ही यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी जो भी है, ये यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ये तीनों एक साथ काम करती हैं। इसमें से कुछ भी अगर नहीं काम करता है तो बाकी दो का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इजी। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड इन 1997 द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे अगर नहीं समझ में आया ना तो इतना ज़रूरी नहीं है ये वाला पार्ट, बट जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, PDF इनकी मिलेगी नोट्स की, तो आप इसको रीड आउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। PDF के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके PDF एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। Supreme Court observed in 1997 the Constitution envisioned to establish an egalitarian social order rendering to every citizen social, economic, political justice in a social and economic democracy, the भारत रिपब्लिक। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। आते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक देख लिया, सेक्युलर देख लिया, सोवर्निटी देख लिया, सोशलिस्टिक देख लिया, अब आते हैं रिपब्लिक पे। रिपब्लिक 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, पहला है मोनार्की एंड दूसरा है रिपब्लिक, ठीक है। इनका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से है कि मोनार्की क्या होता है, जिसको पता है वो बता दो, और जिनको नहीं पता वो हम अब समझते हैं, और फिर उसके बाद आपको बिल्कुल भी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके दिमाग में बहुत क्लियर होने वाला है अब। हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली किंग और क्वीन। जब किसी कंट्री में किंग और क्वीन का रूल होता है,
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनार्की। ओके, तो इसको बोलेंगे मोनार्की। एंजॉय हेरिडेटरी पोजिशंस। अब किंग और क्वीन का यहाँ पे रूल चल रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हेरिडेटरी पोजीशंस होंगी कि ये किंग है, देन इनका बेटा बनेगा, देन इनका बेटा बनेगा, एंड देन इनका बेटा बनेगा राजा या रानी बनेगी। ठीक है, हेरिडेटरी पोजीशंस होती हैं। केम्स टू ऑफिस थ्रू सक्सेशन, मतलब इफ़ किंग 1 है, किंग 1 की डेथ हो जाती है तो इनका सक्सेसर यानी कि किंग 2 मैं कह सकती हूँ, अगर मैंने इसका नाम रख दिया किंग 2, एंड इनका सक्सेसर किंग 3, तो ये सक्सेशन के बाद ये अपनी गद्दी पे बैठते हैं या फिर ये रूल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ब्रिटेन। ब्रिटेन में आज भी हमें राजा रानी वाला रूल देखने को मिलता है। इजी हो गया। चलो रिपब्लिक देखते हैं। रिपब्लिक इज द हेड ऑफ द स्टेट। सॉरी, मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट किंग क्वीन था। रिपब्लिक में, ठीक है, रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, 5 साल के लिए फिक्स पीरियड। ठीक है, और यहाँ पे हेरिडेटरी होती है पोजीशंस, यानी कि जब तक वो मरेगा नहीं या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी वो नहीं हटने वाला, या फिर वो अपनी मर्जी से गद्दी नहीं छोड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिक्स पीरियड होता है, डायरेक्टली भी इलेक्ट होते हैं और इनडायरेक्टली भी इलेक्ट होते हैं। ओके, एग्जाम्पल यूएसए। यूएसए, इंडिया भी हम कह सकते हैं। इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट। ठीक है, और इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर फिक्स टेन्योर 5 years। आ गया ना फिक्स टेन्योर। ठीक है, ओके। तो मोनार्की में क्या है कि किंग क्वीन होते हैं, हेरिडेटरी पोजीशंस होती हैं, सक्सेसर्स होते हैं, एंड एग्जाम्पल है ब्रिटेन। रिपब्लिक में क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू फिक्स्ड पीरियड के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल है यूएसए। इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड, इलेक्टेड हेड है कौन, प्रेसिडेंट, और 5 years के लिए इनका फिक्स टेन्योर होता है। ठीक है, 2 और चीज़ें हैं जो रिपब्लिक को डिफाइन करती हैं। पहली कि ये किसी सिंगल इंडिविजुअल जैसे कि किंग के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। ठीक है, एंड द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहा गया है कि यहाँ पे किसी भी प्रिविलेज्ड क्लास की कोई ऐसे वो नहीं है, तानाशाही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबके लिए ओपन है पब्लिक ऑफिसेज, आप अपनी प्रॉब्लम लेके जा सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। रिपब्लिक का मतलब ये होता है। जस्टिस पे आते हैं। जस्टिस हमने देखा, हमें 3 तरीके के जस्टिस की बात की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल के डिफरेंशिएशन को अब हम देखेंगे। तो सोशल का पहले देखते हैं। सोशल जस्टिस की बात करते हैं। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। ओके, सोशली आप किसी भी गैदरिंग में जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको ये इस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन नहीं फील होना चाहिए, या फिर होना भी नहीं चाहिए। फील क्या मतलब, होना ही नहीं चाहिए आपके साथ। ठीक है, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस यानी कि जो ऐसे VIP ट्रीटमेंट्स होते हैं, being extended to any particular sections of the society, and improvement in the condition of backward classes, SCs, STs and OBCs and women। ठीक है, इकोनॉमिक की बात करते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर पे भी आपका किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लोइंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। ओके, कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है तो उसकी बात सुनी जा रही है, और आप पैसे वाले नहीं हो तो आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। वैसे फैक्ट तो यही है, पर लेट इट बी। ओके, नाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, द कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आपको पता होना चाहिए, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नाउ पॉलिटिकल जस्टिस, ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए आपके पास, फंडामेंटल राइट्स आपके पास इक्वली होने चाहिए। इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज, किसी भी ऑफिस में आप जा सकते हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। ठीक है,
आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हमने बहुत बार पढ़ रहे हैं हम, तो हमें पता भी, याद भी होता जा रहा है, ठीक है। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन 1917। ये जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस है ना, ये जो हमने जस्टिस पढ़े 3 तरीके के, इनको बोलते हैं आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ये हमने कहाँ से लिया? रशियन रेवोल्यूशन, जो कि 1917 में हुआ था। हो गया, बस इतना ही है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। लिबर्टी, now liberty means the absence of restraint on the activities of individual and at the same time providing opportunities for the development of individual personality, ठीक है। preamble secures to all citizens of India liberty of thought, expression, belief, faith and worship, ये हमने पहले पढ़ लिया। through their fundamental rights, आपको fundamental right है इन सब चीज़ों का। enforceable in court of law in case of violation, अगर आपका ये फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, तो आप कोर्ट में जा सकते हो अपील लेके, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे तो सारे ही फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सेबल हैं, तो आप जा सकते हो। लिबर्टी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। लिबर्टी बहुत ज़रूरी है, मानते हो? ओके। लिबर्टी डज नॉट मीन्स लाइसेंस टू डू वॉट वंस लाइक, आप कर सकते हो, आपका जो दिल चाहे आप वो कर सकते हो, लिबर्टी ये कहती है। लेकिन लिबर्टी ये भी कहती है कि जो आप कर रहे हो उससे किसी और के लिए प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी और को प्रॉब्लम हो रही हो, किसी और के अहित में वो बात हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके लिए वो चीज़ जो आप कर रहे हो वो किसी और के लिए प्रॉब्लम तो नहीं है। लिबर्टी सिर्फ इतना कहती है, अगर वो किसी और के लिए प्रॉब्लम नहीं है, जनता के लिए, पीपल ऑफ इंडिया के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं बन रही है, ठीक है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके। हैज़ टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशंस भी दी हुई हैं इसको लेके। लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ठीक है। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी in our preamble have taken from French Revolution 1789 to 1799, ठीक है। ये जो 3 आइडियल्स हैं ये हमने कहाँ से लिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और जो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये कहाँ से लिए थे हमने? रशियन रेवोल्यूशन से, 1917। Now equality means the absence of special privileges to any section of the society. Equality मतलब कि आपके पास मतलब कोई ऐसा स्पेशल प्रिविलेज नहीं है कि आप वीआईपी हो, सब बराबर है, सबके पास इक्वालिटी है। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, अगर आपके पास सेम स्किल है, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, तो आप दोनों ही उस पोस्ट के लिए या फिर आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो, और दोनों को ही इक्वालिटी है, ठीक है। अगर आपके पास स्किल नहीं है और दूसरे के पास स्किल है, तो यहाँ पे आप इक्वालिटी नहीं बोल सकते कि मुझे तो इक्वालिटी चाहिए, नहीं, ठीक है। प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेक्स एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए कैपेबल हो तो आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। द प्रोविजन एम्ब्रेसेस 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ये 3 तरीके की इक्वालिटी देखी जाती है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल राइट्स एंश्योर सिविक इक्वालिटी। वैसे चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी हैं क्योंकि एम लक्ष्मीकांत में ऐसे ही दी हुई हैं, और जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। फिर जब आप रिवीजन करना हो तो आप इतना टाइम इस पर नहीं लगाओगे, बट जब फर्स्ट रीडिंग करते हो तो टाइम लगा के अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में आती है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15
याद रखना है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ 14, डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। ये स्टार मार्क कर लो, रट लेना इन 5 पॉइंट्स को, इन आर्टिकल्स को, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रोविजंस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, 2 प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 प्रोविजंस थे जिनको पॉलिटिकल इक्वालिटी में रखा गया, तो नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। आर्टिकल 325, ओके 325। तो ये आपको याद रखना है, ये वाले जो प्रोविजंस थे ये पॉलिटिकल इक्वालिटी में आते हैं। इलेक्शन टू द लोकसभा एंड आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326, इनको इसमें रखा गया है। DPSP आर्टिकल 39 सिक्योर्स मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं कि मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इक्वल राइट ऑफ इक्वल पे मिलना चाहिए एट इक्वल वर्क के साथ, ठीक है। ये नहीं कि फीमेल है तो आप, वुमेन है तो आप ज़्यादा काम करा रहे हो एंड उसकी जो पे है वो कम है, ठीक है, या फिर उसको आपने वुमेन देख के ही जॉब नहीं दी, ये चीज़ है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ऑफ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ कोई अदर डुअल सिटीजनशिप नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि एक सेंटर की सिटीजनशिप होती है और एक सेपरेट स्टेट की सिटीजनशिप होती है, जिस स्टेट में आप रहते हो। नहीं, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, आप इंडिया में रहते हो उतना ही काफ़ी है, इधर आप किसी भी स्टेट में रहते हो और नहीं, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A। Preamble declares that fraternity has to assure 2 things: the dignity of the individual, the unity and the integrity of the nation, ठीक है। इंडिविजुअल की डिग्निटी हार्म नहीं होनी चाहिए एंड नेशन की इंटीग्रिटी एंड यूनिटी हार्म नहीं होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड द फ्रेटर्निटी। इंटीग्रिटी एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। क्या पूछा था मैंने? 3 न्यू वर्ड्स कौन से थे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए थे? पहला था, दूसरा जब तक रिकॉल नहीं करोगे नहीं याद रहेगा, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। कैसे याद किया था इसे हमने? सो इनसे, सो एसओ से सोशलिस्ट, इन से इंटीग्रिटी एंड से इट्स सेक्युलर, ठीक है। It aims at overcoming hindrances to national integration like communalism, regionalism, casteism, linguism and successionism and so on, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, रीजनलिज्म नहीं होना चाहिए, किसी एक धर्म को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हमारा जो कंट्री का मोटिव है वो धर्मनिरपेक्ष होना है, ठीक है। कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, लिंग्विज्म नहीं होना चाहिए, किसी एक लैंग्वेज को लेके आप बहुत ज़्यादा ऐसे प्रमोट कर रहे हो, उसको बहुत बढ़ावा दे रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे फ्रेटर्निटी में कही गई। अब यहाँ पे जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है, बहुत छोटा सा चैप्टर था। कल की जो वीडियो थी पार्ट 1 वो भी आई गेस 20 मिनट्स की थी एंड ये वाली भी 20 to 25 मिनट्स की ही है, और 1 आवर में हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया इन डिटेल। अब इसकी जो PDF है या ये वाले जो नोट्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ बोलनी थी, हिटर्तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? हिटर्तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है?
तो चलो वहीं चलते हैं, वहीं चल के समझाते हैं. द वर्ड्स व्हाट वाज हितोतो इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नाउ बीन एक्सप्लिसिट मेड एक्सप्लिसिट. मतलब हितोतो इम्प्लिसिट का मतलब होता है अब तक निहित. अब तक नहीं था बट अब है. सिर्फ इतने ही सी कहानी है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं अवादी सेशन की. अवादी सेशन की बात करते हैं ना. अवादी सेशन जो है वो कब हुआ था? 1955 में. ठीक है, 10 जनवरी 1955 ये इसकी डेट है. ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था INC द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा. ठीक है, इसमें क्या था, क्या कहा था कि एक अवादी रेजोल्यूशन था. ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना. सोशलिस्टिक सोसाइटी, पैटर्न ऑफ सोसाइटी बेसिकली ये कहा गया था. ये बनाने के लिए कांग्रेस ने इंसिस्ट किया था, जिसको कहा गया अवादी सेशन, 10 जनवरी 1955. बस ख़त्म ये चैप्टर. ठीक है, और इतना ही है इस चैप्टर में, और रिवाइज कर लेना इसको बार बार PDF से. ठीक है, ओके. नाउ या दैट वाज इट फॉर टुडे.